नमस्कार, मैं संजीव चंदन। मेरे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्री काल के दर्शक, इनसे परिचित हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन द नेम शेक्सपियर। हालांकि नाम में रखा है, भारत में तो नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। हालांकि नाम से जो उपनाम है, जाति नाम है, वो हटाने के बाद भी बहुत कुछ रखा रहता है। भारत में तो रखा ही रखा रहता है, लेकिन भारत में एक विश्वविद्यालय है, बिहार में एक विश्वविद्यालय है। महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे नामांतर आंदोलन को। मराठवाड़ा का जो विश्वविद्यालय का जो नाम बाबा साहब के नाम पे रखा गया था, उसी तरह से 1992 में कोई यहाँ आंदोलन नहीं था, लेकिन यहाँ स्टेट की इच्छा से, लालू प्रसाद जी की इच्छा से, और उस समय पावर में लालू प्रसाद जी थे, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर किया गया था। बहुत हंगामा हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, सब अभी इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सवाल वही है कि नाम तो बदल गया, लेकिन क्या सिस्टम बदला, क्या इको सिस्टम बदला। बिहार के गवर्नर को एक चिट्ठी भेजी गई है, ये है वो चिट्ठी, जिसमें जो कुलपति हैं बिहार विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय के, उनकी जाति के लोगों की नियुक्ति भूमिहार समाज से आते हैं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां 43 प्रिंसिपल्स हैं, 43 कॉलेज में 43 प्रिंसिपल हैं, कहीं कहीं प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उसमें 17 प्रिंसिपल वाइस चांसलर दिनेश चंद्र राय की ही जाति, भूमिहार जाति से। 43 में 17, 43 में 17। और एक मजेदार बात पता चली जो इस चिट्ठी में नहीं है, ये गवर्नर के पास चिट्ठी गई है। कहा यह जाता है कि 2-3 बार चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी गायब कर दी जाती है। देखते हैं इस वीडियो के बाद, और गवर्नर साहब तक यदि पहुंचता है ये वीडियो तो वो कैसे वो इसको देखते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन वाइस चांसलर साहब ने एक बड़ा अच्छा रूल लाया था, दिनेश चंद्र राय साहब ने, और वो ये था कि जिस कॉलेज में यदि प्रिंसिपल का पोस्ट वैकेंट है तो प्रभारी बाहर से नहीं भेजा जाएगा, उसी कॉलेज का प्रभारी होगा। एक अच्छी बात थी, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। दिनेश चंद्र राय जी ने कुछ कॉलेजेस में इस नियम का भी उल्लंघन कर दिया, अपने ही नियम का उल्लंघन कर दिया है, और कुछ भूमिहार प्रिंसिपल वहां भी भेज दिए। एक पूरी सूची गवर्नर साहब को भेजी गई है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश जी की भी बनती है, मोदी जी की गवर्नर के हिसाब से बनेगी। बात आप बड़ी बड़ी करेंगे। देखिए, इस तरह की बात, जाति के सवालों को बहुत सारे वीडियो रवीश कुमार ने किए बिहार के विश्वविद्यालयों को लेकर। जाति के सवाल पर आप रवीश कुमार से, और आते उधर से ही, पढ़ाई भी शायद नहीं, पढ़ाई तो उन्होंने नहीं की यहाँ से, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के पास से ही, पड़ोस से ही, मोतिहारी में, वहां भी उसके कॉलेजेस हैं, वहां से वो आते हैं। लेकिन कभी भी जातीय स्ट्रक्चर पे रवीश कुमार से नहीं सुनिएगा, इसलिए इस वीडियो को सुनिए। कभी भी आप सुधीर चंद्रा वगैरह और अंजना ओम कश्यप से क्यों सुनने जा रहे हैं आप? तो ये जो चिट्ठी गई है उसमें ये कहा गया है कि प्रमुख पदों पर जो नियुक्तियां हुई हैं, वो नियुक्तियां ज्यादातर भूमिहार लोकपाल, भूमिहार प्रॉक्टर, भूमिहार सीसीडीसी, भूमिहार महाविद्यालय निरीक्षक, भूमिहार उप परीक्षा नियंत्रक। अब ये जो उप परीक्षा नियंत्रक है, ऐसा कोई पोस्ट होता नहीं था, इनका आरोप है इस चिट्ठी में जो गवर्नर साहब को भेजा गया है। लेकिन मैं जानबूझ करके इसके अंतिम पृष्ठ नहीं दिखा रहा हूं कि किन लोगों ने भेजा। उनका कहना है कि एक थ्रेट हो जाता है, इसलिए। तो वो उप परीक्षा नियंत्रक का कोई पोस्ट नहीं होता था। पासवान जाति से परीक्षा नियंत्रक हैं तो उनको थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए, इसलिए वहां एक भूमिहार उप परीक्षा नियंत्रक बैठा दिया। तो ये भी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। बाबा साहब के नाम पे विश्वविद्यालय है। उप परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय इंजीनियर, स्टेट ऑफिसर, कार्यपालक अभियंता, लीगल ऑफिसर, सब के सब भूमिहार। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जिससे विश्वविद्यालय में पैसों की आवाजाही होती है, वो सब के सब भूमिहार नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद गवर्नर साहब को 43 में से 17 कॉलेजेस का लिस्ट भेजा गया है, जिसमें सब के सब
भूमिहार। डॉक्टर CS राय, डॉक्टर राजकुमार सिंह, डॉक्टर पंकज राय, डॉक्टर कनुप्रिया, डॉक्टर RK चौधरी, डॉक्टर नलिन बिलोचन, डॉक्टर प्रोफेसर अमिता शर्मा, डॉक्टर अनिता सिंह, सारे के सारे भूमिहार। और मैंने कहा कि जो दिनेश चंद्र राय जी ने जो अपना ही नियम ब्रेक करके कई जगह प्रभारी भी भेजे भूमिहार। ये क्या है, ये इकोसिस्टम क्या कहलाता है? एक टेस्ट ले रहा हूं, ऐसा सभी विश्वविद्यालयों का लगभग स्थिति होगी। बहुत हंगामा हुआ था अखिलेश यादव का कि यादव, हालांकि वो झूठा हंगामा था। अजित अंजुम भी इधर से ही आते हैं साहब, मैं सबका नाम ले रहा हूं। आप लोग आग्रह करिए, जो हमारे दर्शक हैं वो इस वीडियो को उनके यहाँ डालकर, अजित अंजुम साहब के यहाँ, रवीश कुमार के यहाँ, कि इस पर एक प्रोग्राम करिए ताकि गवर्नर साहब इसका ख्याल लें, नीतीश कुमार इस पर सोचें, मोदी जी इस पर सोचें कि कैसे इकोसिस्टम काम। लेकिन हमें तो दूसरी बातें सोचनी है, हमें सोचनी है कि ये जो सवर्णों का इकोसिस्टम है, देखिए ये जो लड़ाई है मुझे लगता है अपर कास्ट लड़ाई है। जो चिट्ठी है वो किसी अपर कास्ट के जरिए ही भेजी गई है, क्योंकि यदि बहुजन एंगल से देखिए तो बात सिर्फ भूमिहारों की नहीं है। वहां ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, इन जातियों से, अपर कास्ट से मुझे लगता है कि 80% हो जाएंगे। 17 का मतलब होता है 43 में 17 का मतलब होता है कि लगभग 40%, 38% के आसपास एक ही जाति, भूमिहार जाति से वहां है। तो ये सीन है। आज इस पर इसलिए बात कर रहे हैं कि ये पूरे बिहार का ही नहीं, ये पूरे देश का कल्चरल टेस्ट है। विश्वविद्यालयों में भगवाकरण एक मुद्दा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन भगवाकरण मुद्दे के साथ साथ जातिवाद उससे बड़ा मुद्दा। मैं इसलिए कहता हूं कि धीरे धीरे जब जातीय स्ट्रक्चर की चीजें होती है तो भगवाकरण को भी चुनौती मिल जाएगी। दोनों का बड़ा नाभी नाल संबंध भी है। हेमंत जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो उधर से ही आते हैं, मुजफ्फरपुर से। अजित अंजुम बात नहीं करेंगे, रवीश कुमार बात नहीं करेंगे। ये चिट्ठी आपके पास भी गई है। पहले और जो चीजें जो मैंने नहीं कहा और जो आप कहना चाहते हैं, जो गवर्नर साहब तक बात पहुंचाई गई है, हेमंत सर। धन्यवाद। बिहार विश्वविद्यालय को लेकर के जिसका नामांतरण 1992 में हुआ और वह तब उसके बाद से वह BRA बिहार विश्वविद्यालय उसका नाम हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, उसका पूरा नाम यही है। 1992 में जब नामांतरण हुआ था इसका, उस समय जिस तरह का हिंसक आंदोलन हुआ लगातार वहाँ, जो उस समय मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं उस समय संयोग से मैं पटना में रहता था। लेकिन जो आंदोलन की खबरें आती थी या जो लोग उस वक्त मुजफ्फरपुर में रह रहे थे, उनकी स्मृतियों में जो कुछ है, उनसे कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है। एक बड़ा नाम उसमें एक अनिल प्रकाश जी का है, जो गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उसके तो उनसे उन्होंने बताया कि वहाँ बिहार विश्वविद्यालय कैंपस से रोज वहाँ से एक प्रदर्शन निकलता था, और जिसमें नारे के नाम पर भद्दी भद्दी गालियां होती थी, और वह प्रदर्शन कल्याणी चौक तक जाता, जो मुजफ्फरपुर का उस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण जमावड़ा का केंद्र होता था शहर का। कल्याणी चौक ही एक ऐसा चौक था जहाँ चारों तरफ से लोग वहाँ जुटते थे शाम में। तो वहाँ जाकर के एक सभा होती थी और वो सरकार विरोधी भाषण, गाली यही चलता रहता था। और उस समय AK विश्वास वहाँ पर कमिश्नर थे और जो VC के चार्ज में भी थे। AK विश्वास वो दलित बिरादरी से आते थे और उनकी छवि ये थी कि बहुत प्रो पीपुल उनको माना जाता था। उन्होंने बहुत अपने ढंग से बहुत सारी कोशिशें की लोगों को समझाने के लिए और लोगों को इस बदलाव को कबूल करने के लिए। लेकिन फिर भी ये बहुत लंबा वक्त लगा, 3 महीने तक आंदोलन चला, विश्वविद्यालय को बंद कराया गया, जगह कहीं कहीं लोगों से हिंसा भी हुई। और बगल में जो ठक्कर बापा छात्रावास है, जिसमें जो SC ST के लिए बना हुआ है, उस छात्रावास पर हमले की छोटी मोटी घटनाएं हुई। और उसके बाद तब वहाँ ये कमिश्नर ने के आदेश पर वहाँ पुलिस की तैनाती हुई, CRPF बल्कि कैंपस में तैनात कर दी गई थी। तो ये स्थिति थी। इस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप समाज को समझिए कि समाज उस समय कहाँ था, आज कहाँ है, और समाज और आगे कहाँ जाने वाला है। वो
बाबा साहब जो जिनके बारे में एक सपाट ढंग से जो चीजें जो कही जाती है और जो भारतीय समाज में जो स्थापित है कि पहला पहला जो उनके बारे में कहा जाता है कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब, उसके बाद बाकी चीजें हैं उसमें। लेकिन इस उस व्यक्ति के बारे में भी जिसके बारे में ये स्थापित है कि इस व्यक्ति ने संविधान का निर्माण किया, संविधान लिखा उन्होंने, उनके नाम पर किसी विश्वविद्यालय का नामकरण हो रहा है, नामांतरण हो रहा है, उसका इस तरह का विरोध, और वो कोई ऐसे लोग विरोध नहीं कर रहे थे जो जिनको कहा जाए कि वो कम पढ़े लिखे थे। सोसाइटी का सबसे ज्यादा शिक्षित तबका, सबसे मुखर तबका, आर्थिक रूप से सबल तबका इसके विरोध में खड़ा था। तो ये निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का, एक सवर्ण वर्चस्ववाद का और एक ब्राह्मणवादी वर्चस्ववाद का ही एक नमूना था कि ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन खैर हुआ, 3 महीने लग गए उस विश्वविद्यालय के मुख्य बिल्डिंग पर, मेन बिल्डिंग पर बाबा साहब का नाम लिखने में। 3 महीने बाद वो नाम लिखा गया था। जो हालांकि हेमंत जी, कम से कम यहाँ स्टेट पावर की इच्छा थी। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, AK विश्वास वहां नहीं रहे, वो वहां कमिश्नर थे, तो चीजें हो पाई। नहीं तो ब्लडशेड हुआ वहां, तो 18 लोगों की शहादत हुई महाराष्ट्र में अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पे, वो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम पे। तो खैर ये हुआ, लेकिन इकोसिस्टम आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं हेमंत जी, वही मैं तो अभी जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो मुद्दा है कि बिहार विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं, जो संयोग से वो मुंगेर जाति से आते हैं, और वहाँ जो विश्वविद्यालय के जितने अंगीभूत कॉलेज हैं उनकी संख्या 43 है। उस 43 में से 17 कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हैं वो उन्हीं की बिरादरी के, उन्हीं की जाति के हैं, और उसमें से 8 संभवतः 8 पहले से थे इनके आने से पहले, और बाकी के नाम इनके आने के बाद जुड़े, 9 नाम। तो आप और ये पूरी तादाद जो हो जाती है, सिर्फ एक जाति की संख्या लगभग 40% हो जाती है। उसके बाद अगर और दूसरी सवर्ण जातियों को जोड़ लिया जाए, जिसमें ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत, इन लोगों को और जोड़ लिया जाए उसमें, तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चिंता की बात क्या है? चिंता की बात ये है कि जब आप कहते कास्ट हेजेमनी जो है उसको, वो कैसे काम करती है? वो इन्हीं ऐसे ही काम करती है कि जब आप नियंत्रण के जो या निर्णय लेने वाले जितने भी पद हैं, जितने भी जो स्रोत है उसके, उस पर आप एक तरफा कब्जा कर लीजिए, और एक ही तरह के लोग, अगर जेंडर के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे कि अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, सिर्फ पुरुष ही पुरुष रहें, वहां पर भी एक बहुत असंतुलन होता है। वहां पूरा माहौल जो होता है, जो पुरुषवादी माहौल होता है, उसमें जो निर्णय जो होता है, उसमें जो पूरा एक इकोसिस्टम बनता है, वो एक तरह से अलोकतांत्रिक होता है, उसमें डेमोक्रेसी का पुट कम होता है। उसी तरह जाति के लिहाज से भी अगर आप इन चीजों को देखें, तो अगर सिर्फ एक ही जाति का अगर वर्चस्व है, ये तो हमने बताया कि जो प्रिंसिपल के पद, उसके अलावा जो सूची है, उस सूची में आप गौर कीजिए कि जिन लोगों के नाम, जो कुलपति कार्यालय से जुड़े जो अधिकारी होते हैं, उनमें आप समझ लीजिए कि सब उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं, और सब नियंत्रण के पोजीशन में हैं, सब निर्णय लेने वाले पोजीशन में हैं। नंबर 1 में नाम है लोकपाल, जिनको बनाया गया डॉक्टर अजीत कुमार, वो उन्हीं की जाति से हैं। प्रोक्टर डॉक्टर विनय शंकर राय, उन्हीं की जाति से हैं। CCDC डॉक्टर मधु सिंह, डॉक्टर मधु सिंह। महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रेणुवाला, और ये दोनों पति पत्नी आपस में, डॉक्टर राजीव कुमार जो विद्यालय महानिरीक्षक हैं, और उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रेणुवाला, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। तो इनको उप परीक्षा नियंत्रक बना दिया गया, और वो तो विद्यालय महानिरीक्षक हैं ही। दूसरे एक और बना दिए गए उप परीक्षा नियंत्रक आनंद दुबे, वो भी उन्हीं की जाति के। विश्वविद्यालय इंजीनियर वो जो बनाया गया सर, वो अभी हमने कहानी बताई कि पासवान है परीक्षा नियंत्रक, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उप परीक्षा नियंत्रक डाल दिया गया भूमियार। बिल्कुल, वो उन पर कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आप मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो उसी तरह से।
अब ये विश्वविद्यालय इंजीनियर राकेश कुमार सिंह उन्हीं की बिरादरी के हैं, स्टेट ऑफिसर डॉक्टर दिलीप कुमार उनकी बिरादरी के हैं, कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार उन्हीं की बिरादरी के हैं, लीगल अफसर डॉक्टर सत्य प्रकाश राय ये उनकी बिरादरी की हैं। अब बताइए कि ये 10 अधिकारी कुलपति के अलावा उन्हीं की जाति के हैं और सारे निर्णय लेने वाले पोजीशन पर हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पर उनका पहरा है। तो इसमें तो क्या ये किस मेरिट के आधार पर आपने रखा इन लोगों को? इसमें किस तरह के ये रूल्स रेगुलेशन का पालन हुआ? क्या ये संयोग है या यह एक प्रयोग है, जातिवादी प्रयोग, जिसको कि आपने जाति घोटाला का नाम दिया है? तो ये तो निश्चित रूप से ये साफ साफ लगता है कि आप विश्वविद्यालय का संचालन किसी खास मकसद से आप करना चाहते हैं। आपका मकसद लोकतांत्रिक। सर इसी चीज को एक्सपेंड करिएगा तो 80% तो सवर्ण हो जाएंगे। हाँ, और यदि हम लोगों ने वो रिसर्च, चूंकि उसमें फिर और काम करना पड़ता है। भूमिहार जब प्रिंसिपल्स जो है लगभग 40% हैं, 10 आपने 10-11 तो ये गिनाया, इसमें और चिट्ठियों में है ट्रांसफर वगैरह को लेकर के किस तरह से ट्रांसफर भूमिहारों का किया गया, बहुत कुछ, काफी बड़ा चार्जशीट भेजा गया है गवर्नर को। देखना है गवर्नर सुनते हैं कि जी। देखिए इसमें एक चीज और देखना है, जैसे कि ये जो कहा जाता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है वो लोकलाज से चलता है। तो लोकलाज क्या होता है? लोकलाज मतलब होता है कि आप एक ऐसा माहौल बनाकर रखेंगे कि जिसमें सब तरह के लोग हो। तो सब तरह के जब लोग रहेंगे तो आप कुछ भी बोलने से पहले अगल बगल आगे पीछे सोचेंगे, कुछ निर्णय लेने से पहले कि हमको कौन देख रहा है, हमारे बगल में जो बैठा वो क्या सोच रहा है, क्या उनका सम्मान हम कर रहे हैं, क्या उनकी भावनाओं को हम आहत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है लोकलाज। तो ये जब आप एक ही तरह के लोगों को रखेंगे, एक ही जाति के लोगों को रखेंगे और अपनी ही जाति के लोगों को रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये लोकलाज का पहलू उसमें समाप्त हो जाएगा। तब निर्णय पूरी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी को फायदा पहुंचाना हो, सब जाति देख करके की जाएगी। आप अगर किसी को फायदा, अगर किसी गैर भूमिहार के बारे में कोई निर्णय अगर लेना हो, ये आपकी मर्जी होगी कि आप उसको उसके साथ न्याय करें या अन्याय करें, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि कुलपति समेत विश्वविद्यालय के भीतर के जितने पदाधिकारी होते हैं उसके सारे पदों पर एक ही जाति के लोग जब आपने बिठा दिए, तो कैसे कोई उम्मीद करेगा कि वह बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर करेगा? बिल्कुल हेमंत सर, ये एक टेस्ट केस है। ये तो हमने मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, सारे विश्वविद्यालयों की, संस्थानों की, नीतीश कुमार। अब सवाल यही बनता है कि लालू जी के रिजिम में पता नहीं और क्या क्या स्थितियां थी, लेकिन लालू जी के रिजिम में बाबा साहब के नाम पर यह विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। उसके बाद लगभग अब 30-35 सालों में भी इकोसिस्टम यदि इस तरह से है तो जो माहौल बनता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि प्रगतिशील जो भूमिहार मित्र हैं उनका कॉन्साइंस काम क्यों नहीं करता? वो इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते, उन पर बात क्यों नहीं करते? एक सवाल, उसके बाद हम और समझेंगे। मैं तो सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूं कि अजीत अंजुम, रवीश कुमार ने तो विश्वविद्यालयों पे पूरी स्टोरी की है, जातिवाद पे क्यों नहीं किया? सवाल ये बनता है ना जी। खैर, ये प्रगतिशील चेतना के लोगों के लिए भी क्यों ये बहुत सामान्य सा लगता है हेमंत सर? इसके लिए संजीव जी मैं एक थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, अतीत में ले जाना चाहता हूं और इतिहास का कुछ संदर्भ आपको बताना चाहता हूं। जब मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा था कि जब 1992 में बिहार विश्वविद्यालय का नामांतरण डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हुआ और उस समय क्या क्या हुआ, तो जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि थोड़ा और पीछे आपको ले चलते हैं। उन्होंने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जब आरक्षण लागू किया तो उसको लेकर के जो आंदोलन हो रहा था, जो हिंसा हो रही थी, उनको जो गालियां पड़ रही थी, वो बोले कि उन्होंने कहा कि हम तो उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और उस समय वो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, इस लिहाज से वो पटना में रहते थे। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर जब ये जेपी ने इंस्ट्रक्ट किया इन लोगों को कि, और इन लोगों ने उनसे संपर्क किया था कि इस तरह का आंदोलन हो रहा है, हम लोग क्या करना चाहिए, तो जेपी ने इनको कहा कि नहीं, आप लोगों को समर्थन में उतरना चाहिए सरकार के पक्ष में और आरक्षण का समर्थन करना चाहिए, तो आप लोग पहले स्टूडेंट की मीटिंग बुलाइए। तो इन लोगों ने छात्रों की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में सुशील मोदी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, अब वो भी जाते थे और उस समय
उनका ये कहना था कि कहने के लिए वो समर्थन में सर हिलाते थे, लेकिन जब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जब तैयार हुआ और उसको जारी करने की बात हुई तो उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। और मोदी जी जब नहीं पहुंचे तो हुआ, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आज की तारीख में एक बड़े नेता हैं, तो उनसे कहा गया कि आप दस्तखत कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी के बदले मैं दस्तखत नहीं कर सकता हूँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जो हमारा प्रतिनिधि होगा वही करेगा, हम तो ऐसे उनके बिहाफ में आ गए हैं। खैर वो नहीं हुआ। उसके बाद तो जब वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जब तैयार हुआ तो वो स्टेटमेंट अखबारों में छपने ही नहीं दिया गया उसको। उसी तरह से बाद इस चिट्ठी को भेजने वाले सर, ये जानकारी उस समय सत्येंद्र नारायण सिन्हा के पास गई, जो कर्पूरी जी के हटने के बाद रामसुंदर दास जो मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके पीछे उनकी बड़ी भूमिका थी। तो ये बताया गया कि तब सत्येंद्र नारायण सिन्हा गए जेपी के पास और उन्होंने कहा कि आप इस पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं, आप इससे अलग रहिए। तो जेपी काफी नाराज हुए और उन्होंने इन छात्र संगठनों के नेताओं को बुलाकर कहा कि आप लोग अपने ढंग से अपना काम करते रहिए, हमारे ऊपर ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं। तो ये समझ लीजिए उस पीरियड में जो लोग प्रगतिशील थे, जो सोशलिस्ट थे, इवन कम्युनिस्ट थे, वो सब के सब इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। इस बड़े सामाजिक बदलाव का विरोध वो लोग कर रहे थे जो दुनिया बदलना चाहते हैं, जो दुनिया को बदल करके नया राज और नया समाज बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सवाल हमेशा रहेगा सर। देखिए, एक बात कह रही है, इसीलिए ये चीजें वहां तक जाएंगी। आप कभी भी इनके सामने, रवीश कुमार के सामने, अजीत अंजुम जिन्होंने फर्जी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के शासनकाल में यादवों की सूची जारी की, क्या ये जारी करेंगे? मैं चुनौती पेश कर रहा हूं। अब ये देखिए, जस्टिस फॉर एजुकेशन कह रहे हैं कि आपको इस बात का रिसर्च विश्वविद्यालय में ज्यादा इसी जाति के लोग पदों पर काबिज हैं। क्यों काबिज हैं? तो बड़े और मोस्ट सीनियर भी यही होंगे, ये कह रहे हैं। अब देखिए, ऐसा होता तो डिप्टी जो कोई पद होता ही नहीं, ये कुलपति महोदय इन्होंने डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर 2 भूमिहारों को उपकृत करने के लिए बनाया। और सुनिए जस्टिस फॉर एजुकेशन साहब कि इन्होंने खुद ही सर्कुलर लाया कि दूसरे विश्वविद्यालय से प्रभारी, कॉलेजेस से प्रभारी नहीं जाएंगे, लेकिन भूमिहारों के लिए उन्होंने ये नियम तोड़ा। जाति नहीं जाती है एजुकेशन, जस्टिस फॉर एजुकेशन साहब। और हमने और भी सब कुछ पता करके तब मैं बैठा, चुन चुन कर बैठाया गया है। समकक्ष भी, सीनियर भी, सब लोग हैं। 35 साल से 96 में नियुक्तियां हुई, 2003 में भी नियुक्तियां हुई हैं वहां। सीनियोरिटी की बात तो 96 के कुछ लोग रिटायर भी हो रहे हैं, तो वहां ऐसा नहीं है कि ये चुन चुन के जो 10 भूमिहार जो तमाम बड़े पदों पर। और ये कथा सिर्फ भूमिहार, कई बार मुझे गाली मिल जाती है, कल मिली थी ये गाली। भाई बात भूमिहार की नहीं है, अपर कास्ट की भी है, सबकी है। भूमिहार हमारे अच्छे मित्र हैं, वो उन्हें कई बार कुछ लोग तो पसंद भी करते हैं, जानते हैं कि क्यों हम सवाल उठाते हैं। ब्राह्मणों पर भी सवाल उठाते हैं, राजपूतों पर भी सवाल उठाते हैं, यादवों पर भी उठाते हैं, सब पर उठाते हैं। जाति के एंगल से जब बात आएगी, इतनी हायरार्की है जाति का, हम सब पर बात करते हैं। लेकिन क्या आपका कॉन्साइंस मर गया है? जस्टिस फॉर एजुकेशन, जो भी आप इस नाम के पीछे जो भी होंगे, क्या आपकी चेतना खत्म हो गई है कि इससे आप झकझोर इसको एक मुद्दा नहीं मानते? तमाम विश्वविद्यालयों में आज भी सवर्ण बैठे हैं, तमाम संस्थानों पे आज भी सवर्ण बैठे हैं। खैर हेमंत जी, तो आप बता रहे थे कि जो उस वक्त जी, असल बात की जो जिन सज्जन की टिप्पणी थी, मैं समझता हूं कि ये उसी मानसिकता से गाइड होने वाले लोग हैं जिनकी चेतना में सामाजिक न्याय है ही नहीं, जिसकी चेतना में न्याय, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता का पहलू है ही नहीं। जिसकी भी चेतना में ये चीजें होती है, चाहे वो किसी भी जाति समाज से आता हो, वो इन चीजों को गलत मानता है। वो मानता है कि इसमें गड़बड़ी है। आप मान कर बैठे हैं कि ये मेरिट ही है जिसकी वजह से सभी तरफ एक ही जाति के लोग आ गए। तो ये अपने आप में एक बौद्धिक बेईमानी जिसको कहते हैं, वो है। वो मेरिटोक्रेसी नहीं है, यह एक बौद्धिक बेईमानी है। जो लोग ऐसा करते हैं और जो लोग इसके बचाव में खड़े होते हैं, दोनों बौद्धिक रूप से बेईमान होते हैं। तो ये बेईमानी अब नहीं चलने वाली है। ये उजागर हो चुकी है, लोगों के चेतना में ये चीजें स्थापित हो चुकी है कि एक ऐसा समूह है देश का
जो इन चीजों को स्थापित करने में लगा रहता है हमेशा और इन चीजों की खिल्ली उड़ाता है, लेकिन इससे कुछ चीजें बदलने वाली नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा दौर है कि इसी तरह की मानसिकता वाली सरकार भी है, पार्टी भी है, जो इन चीजों को तुष्ट करती है। उस सरकार को लगता है कि सरकार जो नियम है, जो संविधान है, जो कानून है, उसके ऊपर भी कुछ है। ऊपर में क्या है? तो ऊपर में सवर्ण वर्चस्ववाद है। ऊपर में क्या है? तो सवर्ण मन है। ऊपर में क्या है? तो ब्राह्मणवादी मन है। उस मन के को जो आएगा वो करेगा। तब क्या करेगा? तो वो दफ्तरों में कोई मंत्री जाएगा पदभार ग्रहण करने के लिए, तो वहां 10 पंडित मिलकर के उसकी आरती उतारेंगे, अक्षत चंदन छीटेंगे और उसके बाद शंख बजाएंगे, तब उनका पद ग्रहण होगा। संविधान में ये नहीं लिखा हुआ वो है। हो गया लखनऊ विश्वविद्यालय का एक एचओडी, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो ये वहाँ हेड बने हैं पंकज अग्रवाल, उनके कुर्सी ग्रहण समारोह का यही नजारा था। वहाँ 8-10 पंडित खड़े होकर के मंत्रोच्चार कर रहे थे, शंख बजा रहे थे, फूल अक्षत छीट रहे थे, उसके बाद पद ग्रहण हो रहा था। तो ये जो तमाशा है, ये सांस्कृतिक वर्चस्व का तमाशा है। और आप बताइए, जैसे ही ये तमाशा खड़ा होता है संजीव जी, मैं कहता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग जो दलित पिछड़े समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, उनमें एक गहरी उदासी छा जाती है, क्योंकि उनका मन तब प्रसन्न होता है जब उनको लगता है कि स्टेट हमारे साथ खड़ा है, संविधान हमारे साथ खड़ा है, कानून हमारे साथ खड़ा है। अन्यथा कानून का रक्षक अब किसी विभाग का हेड, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, किसी स्टेट का राज्यपाल, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, किसी देश का प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राष्ट्रपति अगर इसी तरह लौटने लगे ब्राह्मणों के चरणों में कि ये श्रेष्ठ जाति से आते हैं, तब बाकी लोगों के सामने क्या होगा जो जिनको निकृष्ट माना जाता है। तो यह जो काम है, यह काम वैसा ही दिखाना है कि बाकी लोग जो है वो किसी काम के नहीं है, सारे काबिल जो है इसी जाति में पैदा हुए, इसलिए हमने इनको ये काम दे दिया। बिल्कुल, ये आपकी चेतना, ये हमारे आपकी चेतना का सवाल है। मेरा भी लोकेशन सवर्ण है और मैं इसके लिए धिक्कारता हूं खुद को, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है, जो मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में हो रहा है। और यदि हम बात नहीं करते, कहानी सुनाएंगे, मणि जी ने अपने आत्मकथा में जो लिखी है कि ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में सब कुछ अच्छा है। जाति के सवाल पे आजकल राहुल जी को लेकर के तमाम लोग उधर गोलबंदी कर ले रहे हैं, जय हो कर दे रहे हैं, लेकिन बेसिक सवाल की बात नहीं होती। अब देखिए, सुनीता मंजू कह रही हैं कि दलित स्नातक महाविद्यालय में हैं, लेकिन उन्हें स्नातकोत्तर विभाग में नहीं भेजा जाता। नियुक्त सवर्ण वर्ग को सीधे स्नातकोत्तर में योगदान करवा दिया जाता है। खेल बड़े 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 कई स्तरों, लेकिन एक सवाल है सर, एक यहाँ लोहिया कॉलेज का भी प्रसंग है, जहां से पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज, बिल्कुल, वहां पहली बार रामचंद्र पूर्वे जी भी वहां कुछ दिन उन्होंने पढ़ाया है। तो वो एक तो वो प्रसंग बताइए क्या है, और दूसरा कि उससे जुड़ा हुआ हमारा सवाल कि सिस्टम में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने ये यदि प्रसंग जाता है तो क्या होने वाला है। गवर्नर के पास से चिट्ठी गायब की जा रही है। देखिए जी, अभी जो शिकायत आई है उस शिकायतकर्ता ने उसमें ये इसको मेंशन किया है कि कई शिकायतें कुलपति के खिलाफ गई और उन शिकायतों को पर कार्रवाई होने से पहले ये कुलाधिपति के संज्ञान में आने से पहले कुलपति तक ये जानकारी चली गई कि ये शिकायत आपके खिलाफ आई है। तो राजभवन में किस तरह का सिस्टम काम करता है उस पर भी सवाल है। और दूसरा कि उसके बाद जो कई प्रयासों के बाद जो उस पर राजभवन की ओर से कुछ कार्रवाई करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, उसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया विश्वविद्यालय को कि जांच करके रिपोर्ट करे। तो कुलपति को ही जांच कराने का अधिकार दे दिया गया और कुलपति ने अपने ढंग से एक कमेटी बना दी और उससे मन मुताबिक निर्णय करवा ये फैसला रिपोर्ट बनवा करके भिजवा दिया गया। जो शिकायत करता है उनका यह आरोप है कि जो कुछ हुआ वो कुलपति के पक्ष में चला गया। जांच कुलपति ही घेरे में थे, लेकिन जांच उसमें हो गई, जांच हो गई और उसके बाद मामले को निपटा दिया गया। ये जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज के बारे में आप बता रहे थे, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज मैं क्योंकि उस शहर का, उस जिले का रहने वाला हूँ,
तो हम लोग की स्मृतियों में भी हुई है कि जिस तरह से अलग अलग संस्थान किसी जाति विशेष के साथ जोड़ करके उसको देखा जाता रहा है, उसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज नाम से ही ये ध्वनित होता है कि के बारे में जाना जाता था कि ये जो है यहाँ ये पिछड़ों का कॉलेज है। और वो कहने के पीछे मतलब मकसद ये था, देखिए दो चीजें ध्वनित होती हैं। जैसे ही आप किसी संस्थान के बारे में कहेंगे कि ये ब्राह्मणों का है, ये राजपूतों का है, ये भूमिहारों का है, तो एक भय का माहौल सामने आता है। जब आप कहेंगे कि ये पिछड़ों का कॉलेज है, ये दलितों कॉलेज है, तो एक ऐसे इकोसिस्टम का दृश्य सामने आएगा जिसमें कि आप वहां अपने आप को सुरक्षित और इजी महसूस कर सकेंगे। ये मेरी समझ है, मैं आपको ये साफ साफ बता रहा हूं। तो ये जो महाविद्यालय है, इसको लेकर के ये धारणा, ये कहा जाता था कि ये पिछड़ों का है, और निश्चित रूप से वो था भी। उसमें सभी तरह के लोग उसमें पढ़ाने आते थे। उसमें गैर ये सवर्ण के अलावा दूसरे सवर्ण बिरादरी के भी टीचर थे वहां पर। लेकिन ये था कि वहां का जो माहौल था, जो उसकी बुनावट थी, वो बुनावट ऐसी थी जो कि सोसाइटी के हाशिए पर पड़े समाज को एक तरह से उसको आत्मबल देता था कि आप पढ़ने के लिए आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है एक जगह पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने वाला माहौल, और एक जगह पढ़ने से हतोत्साहित करने वाला माहौल, एक जगह डिमोरलाइज करने वाला माहौल, एक जगह लोग आपको अपलिफ्ट करने वाला माहौल कि नहीं आप आगे बढ़िए। तो ये अंतर होता है। तो खैर, तो इस महाविद्यालय की चर्चा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो महिला हैं, और उनको बताया जा रहा है, जो आरोप है शिकायतकर्ता कि उनको तंग करने के लिए उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए बिना कारण के। नतीजा ये हो रहा है कि वो कोई वित्तीय कामकाज कर नहीं पाते। प्रिंसिपल का पद जो होता है वो तो उसमें वित्तीय कामकाज भी उनके काम का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो ये काम अगर करने से आप रोके रखेंगे, 6 महीना हो गया, तो महाविद्यालय का संचालन कैसे होगा? इसका मतलब कि जहां आपकी दाल नहीं गली, आपकी नहीं चली, वहां आपने अरंगा लगाने का एक दूसरा उपाय ढूंढ लिया। तो इसी से अब मकसद ये पता चलता है कि आपने जिन जिन पदों पर, विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों के पदों पर या 17 कॉलेजों में अपने जाति के लोगों को बिठाया, तो इसका मकसद क्या था? मकसद यही माना जाएगा कि आप अपने ढंग से और अपने जाति के इस सुविधा के अनुसार आप विश्वविद्यालय को और कॉलेजों का संचालन कराना चाहते हैं। तो ऐसा जब संचालन होने लगेगा तो क्या होगा? तो उसका आर्थिक लाभ, उसका शैक्षणिक लाभ ऐसे ही लोगों को मिलेगा जो लोग आपके लिए सूट करते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, उसको आप पसंद करते हो। क्योंकि यहाँ पर फिर तो कोई क्राइटेरिया नहीं रह जाएगा। तब आप अपने ढंग से जाति देख करके निर्णय लेना शुरू करेंगे, और ऐसा हो रहा है। जो आपकी उदारता है, आप जिसको चाहें थोड़ा कुछ दे दें, जिसको नहीं चाहें उसको ना दें। नियम और इसके प्रति नहीं होगा। देखिए, जस्टिस फॉर एजुकेशन कह रहे हैं कि चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग के सभी प्रोफेशनल और बेसिक पर, प्रोफेसर पर तो अभी तक रिजर्वेशन लागू है कि नहीं, लेकिन इसकी लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर बैकलॉग की भी बात होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि लेकिन सवाल ये है संजीव जी, इनसे मेरा सवाल है कि आप इस बात को खारिज कर रहे हैं भूमिहारों के होने या अपर कास्ट के तमाम विश्वविद्यालयों में 35 साल बाद भी होने को लेकर के, तो फिर ये बात बेईमानी हो जाती है। या तो आप बात को शिफ्ट कर देना चाह रहे हैं, चर्चा ये हो रही तो वो होनी चाहिए। हम लोग तो करते ही रहते, जरूर करना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बैकलॉग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो जरूरत तो ये है कि जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस बात पर आप कुछ बताइए कि ये जो कास्ट हेजेमनी है, यह जो कास्ट हेजेमनी है, उसके बारे में आप उससे क्यों भाग रहे हैं? उसको क्यों नहीं कबूल कर रहे? उसको जब तक, ये भी एक बड़ी समस्या है कास्ट हेजेमनी की। ये सही कह रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण स्कूल भी मुजफ्फरपुर में ही इसी मैंने वो जो वो देखिए, वो उस समय ये जाति के नाम से कॉलेज खुलते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, मुजफ्फरपुर में है, बहुत जगह ये वहाँ कहीं पर खत्री कॉलेज है, कहीं पर राजपूत कॉलेज है।
कहीं कहीं पर सूरी कॉलेज है, कहीं पर कुशवाहा कॉलेज है, बाद में यादव कॉलेज बहुत ढेर सारे खुले। तो ये है वहाँ ये नाम होना और उस नाम के पीछे में जातियों का वर्चस्व होना। बिल्कुल, बाबा साहब के नाम पे ये विश्वविद्यालय है। ये कह रहे हैं एल.आर. भारती के लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरएसएस ने पूरी तरह कब्जा कर रखा। वहां के ऑडिटोरियम में होते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस नहीं मना सकते। हालत यह है कि ये तमाम विश्वविद्यालयों में जो राहुल जी ने सवाल उठाया है भगवाकरण वाला, काश वो बहुत सारे सवाल ऐसी चीजों को अपने विश्वविद्यालय में, उनके राजस्थान में उनकी सरकार के दौरान एबीवीपी और बजरंग दल के लिए काम करने वाले व्यक्ति का मैंने एक का नाम लिया था कभी पीछे के शो में। आज जो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, एक बड़ा विषय हम लेकर के आए हैं जो हेमंत जी कह रहे हैं, एक इकोसिस्टम है, इस पर बात करना पड़ेगा। ग्रेडेड इनइक्वालिटी पे बात कर देखना यह कि गवर्नर साहब क्या, क्योंकि गवर्नर साहब अपना की दावेदारी वो पुराना साहबानो प्रकरण के दौरान वो जो उनका स्टैंड था, कितना जस्ट निर्णय वो लेते हैं, ये सवाल है। ये व्हाट अबाउटरी क्या है जिसका विरोध ना कर पाओ, उसको डिफेंड करने के लिए भी बोलो, फलाने के लिए भी बोलो, धमकाने के लिए भी बोलो, आदि। व्हाट अबाउटरी तो यही जनाब कर रहे हैं। भाई नहीं, ये नहीं कर रहे थे। ड्राइंग में जस्टिस फॉर एजुकेशन की बात कर, हालांकि जस्टिस फॉर एजुकेशन सोशल जस्टिस के बहुत से मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन इसको होता है कई बार उनके दिमाग में बात आ गई होगी कि वहां प्रोफेसर वही होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं साहब। सबसे मजेदार केस है कि एक पासवान जाति का यदि कंट्रोलर बना है तो 2 डिप्टी कंट्रोलर उनको भेज दिया गया। आंकड़े यदि और होते, ये आपस के सवर्णों की लड़ाई ही मुझे लगती है जिसमें ये चिट्ठी भेजी गई है गवर्नर साहब को, लेकिन इसमें से हमने ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव को सामने रखा है। यदि इस आंकड़े को और बढ़ाइएगा तो सवर्ण काबिज है पूरी तरह पूरे इकोसिस्टम में। मैं एक कहानी हेमंत सर आपको भी सुनाता हूँ और दर्शकों को भी सुनाता हूँ, इससे चीजें बहुत समझ में आती है। क्यों रवीश कुमार जाति के सवाल को नहीं उठाते, क्यों अजीत अंजुम जाति के सवाल को नहीं उठाते, क्यों जरूरी है कि आवाज जो है विद इन वॉइस अपना हो, हु टेल्स आर स्टोरी मैटर्स, कौन आपकी अपनी कहानी कह रहा है, ये बहुत मायने रखता है। हम भी कह रहे हैं तो उससे अलग, हेमंत जी कह रहे हैं तो उससे, और दूसरे कह रहे हैं उससे अलग अलग प्रसंग होता है। एक कहानी देखिए, मोहन भागवत ने, हेमंत सर जब ये कहा बिहार में कि दुर्भाग्य बहुत दिन तक नहीं रहता है, तो म्यूजिक किसके किसके कान में सुनाई पड़ा होगा। मैं एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद उस पर एक टिप्पणी ले लूंगा आपसे। जब मोहन भागवत ने ये कहा तो ये म्यूजिक सिर्फ आरएसएस वालों के या बीजेपी वालों के कान में नहीं सुनाई पड़ा होगा, ये बड़ा संगीतमय लगा होगा लोगों को कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं होता है, मतलब लालू नीतीश बहुत दिन तक नहीं रहने वाले। मैं तो उसका ट्रांसलेशन मैंने यही किया था, बिहार में एजेंडा मोहन भागवत ने सेट कर दिया। हुआ ये कि 2004 में, प्रेम कुमार मणि लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, नई सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, सोनिया जी वगैरह का सब कुछ हुआ। ये पटना के प्रगतिशील साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने एक बड़ा आयोजन किया और उसमें जो भाषण दिया गया, तमाम लेखक संगठनों के लोग थे। जाहिर है कौन लोग होंगे, अब आप समझ सकते हैं। जाति वही, जातियां वही। उसमें कहा गया कि हम लोगों ने धार्मिक फांसीवादियों को हरा दिया है, हम लोगों ने धार्मिक फांसीवादियों को हरा दिया है, अब जातिवादी फांसीवादियों को हराना है। ये भाषण था। लालू प्रसाद जी, आप समझ सकते हैं, राबड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थी और ये लोग साथ में सत्ता में भी हैं। इनका जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सहयोग कर रही हैं, सत्ता में भी हैं। उनका कहना था कि धार्मिक, और मजेदार क्या था, मजेदार ये था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव की पार्टियों ने, यानी राजद ने और समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी चले गए थे और नई सरकार आई थी। इस तथ्य को रिकॉग्नाइज किए बिना यह कहा जा रहा था कि हमने जातिवादी, अब हमें जातिवादी फांसीवादी।
तो आप बताइए हेमंत जी, म्यूजिक किसके कान में सुनना पड़ता होगा जब हम मोहन भागवत बोलते हैं? तो वही इकोसिस्टम जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। जब बिल्कुल, जब मोहन भागवत कहते हैं कि दुर्भाग्य, म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए जी, अनम्यूट करिए, मुझसे तो नहीं हुआ, अनम्यूट करिए, खुद को अनम्यूट करिए। उनके कहने का मकसद बिल्कुल ही यही था। जब वो कहते हैं कि दुर्भाग्य बहुत दिन तक नहीं रहता है, उनके कहने का मकसद ये था कि लालू राबड़ी और नीतीश का राज बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है, अब दिन बदलने वाले हैं, यही उनके कहने का मकसद था। और जो आपने उदाहरण दिया 2004 का, कि जिन लोगों ने कहा कि धार्मिक फांसीवादियों को हम लोगों ने हरा दिया है, अब जातिवादी फांसीवादियों को हराएंगे, तो उनके एजेंडे में सोशल जस्टिस है ही नहीं। उनको लगता ही नहीं कि समाज को एम्पावर्ड करने के लिए, समाज को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या उपाय लिए जाते हैं, और उसमें अफर्मेटिव एक्शन भी एक बड़ा एक्शन होता है, जिसको क्या हमारे देश में आरक्षण कहते हैं। तो जब इस देश का जो इंटेलेक्चुअल, जो परिवर्तन का ध्वजावाहक अपने आप को मानता है, चाहे वो साहित्यकार हो, लेखक कलाकार हो, चाहे वो देश के अलग अलग प्रतिष्ठानों में बौद्धिक इस पर काबिज हो, लीडरशिप पर, जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होती है उस पर उसका कब्जा हो, तो ऐसे लोग जब इस तरह की बातें करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समाज को कहाँ ले जाएंगे। अगर मैं समझता हूं कि उसी का हिस्सा आज की कुलपति, ये कुलपति कोई आजादी के पहले पैदा हुए लोग नहीं हैं, ये तो आजाद भारत में पैदा हुए लोग हैं। इन लोगों के दिल दिमाग में जब इस तरह की बातें हैं, जो ये बिना सोचे समझे, उनको किसी तरह के लोक लाज का डर नहीं है, किसी कानून का, किसी संविधान का डर नहीं है, तब तो इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो यह जो पूरी प्रवृत्ति है, देखिए, म्यूजिक सुनने वाले हमारे नियमित दर्शक हैं, इंडियन सिटीजन, इनके कान में भी म्यूजिक बजा होगा मोहन भागवत का, क्योंकि इस तरह के सवाल जब उठते हैं कि मुद्दा चिराग पासवान और मांझी जी से भी राय लेनी चाहिए, तो आपके सोशल लोकेशन से ही उठते हैं इंडियन सिटीजन साहब। हम लोग लालू जी की भी बात कर रहे हैं, नीतीश जी की भी बात कर रहे हैं, हम लोग सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कर तो रहे हैं भूमिहार कुलपति। मोदी जी से भी सवाल करना चाहिए। आप तो कहेंगे मोदी जी, हम जानते हैं कि आप नियमित हमारे दर्शक हैं, दोनों में फर्क करना होगा। जस्टिस फॉर एजुकेशन जो बात कर रहे हैं, एक चीज और मैं, संजीव जी, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जब आप देखिए कि जो मैं एक बात मैं ये भी कहता हूं कि इस देश में न्याय भी जो है, न्याय अन्याय भी एक तरह से जाति के खांचे में बना हुआ है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं उसको यहां तक ले जाता हूं कि एक जो परंपरागत रूप से सदियों से जो सताई गई जो जातियां हैं, वो उनके मन में न्याय की एक अपेक्षा भी है, वो न्याय के आकांक्षी भी हैं, और न्याय प्रिय उनका दिल दिमाग भी है। बिल्कुल एक ऐसा समूह जिसके दिमाग में सिर्फ अन्याय, वो अन्याय को जस्टिफाई करता है, वो अपने किसी भी तरह के वर्चस्व को, चाहे वो सांस्कृतिक वर्चस्व हो, चाहे वो भौतिक वर्चस्व हो, वो किसी भी तरह के वर्चस्व को, चाहे राजनीतिक वर्चस्व हो या सामाजिक वर्चस्व हो, वो किसी भी तरह के वर्चस्व को जायज मानता है और सोचता है कि नहीं, ये जो हमको वर्चस्व हासिल है वो जस्टिफाइड है, वो क्वेश्चनेबल नहीं है, उस पर सवाल नहीं खड़े किया सकता। तो जब इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में ऐसे ही कुलपति पैदा होते हैं। और इस तरह की कुलपतियों को संरक्षण कहां से मिलता है? इस तरह की बीजेपी और संघ की राजनीति से, जिसके, देखिए, संघ आज की तारीख में जो गाइडिंग ये फोर्स बना हुआ है पूरे सत्ता का, पूरी पार्टी का, बीजेपी का, तो उसके गाइडलाइन में क्या है? सबसे प्रमुख बात क्या है कि राजा को ब्राह्मण के अधीन होना चाहिए। ये जो फिलॉसफी है वो आदिम जमाने से लेकर के और अभी तक, जब से ब्राह्मणवाद का प्रभाव हुआ है, और आज बिल्कुल जिसको आजकल बद्रीनारायण जो है, वो जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे मोदी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान बनाया जाए नहीं बनाया जाए, वहां भी सवाल यही था कि ब्राह्मण जो है वो राजा से ऊपर है,
राजा को ब्राह्मण के नीचे होना चाहिए। तो ये जो फिलॉसफी है सिर्फ ब्राह्मणों तक टिकती है क्या? ये नीचे वो दूसरे तक जाती है। और जो यहाँ जो जिसने किया उसको लगा हो कि नहीं, अरे ये तो जब मैं हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं कुलपति हूँ यहाँ का, तो हमारे लोगों को यहाँ राज करना चाहिए। तो ये जिनको लगता है कि मुगल आए इस देश में और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और वो जो एक फर्जी नैरेटिव चलाते हैं कि उन्होंने धर्मांतरण करवाया। अगर मुगल तलवार की धार पर धर्मांतरण करवाते तो इस देश को तो इस्लामिक स्टेट होना चाहिए था, देश की पूरी डेमोग्राफी बदल जाती। चेतना आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। चेतना आपकी जो आती है, वो जो हेमंत जी कह रहे हैं, आपके भीतर यदि प्रगतिशील चेतना है, अमिताभ ये कह रहे हैं, एक ले लेते हैं ड्राइंग मेमोयर कि अमिताभ अग्निहोत्री 2017 तक में, लेकिन 17 के बाद अपनी 100 रुपए की बिक के साथ बेईमान हो गए। और टैक्समैक्स कह रहे हैं कि जेल में SC ST OBC ज्यादा देखे जाते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूशन में ना के बराबर। LR भारती कह रहे हैं कि न्यायालय में, खैर ये हमारे शो की सबसे बड़ी सीमा है, हम फिर से 10 मिनट ज्यादा रन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आपकी देखिए, इंडियन सिटीजन हम सब जो है ना, मैं खुद भी हाई कास्ट हिंदू मेल हूं, तो हमारा मन जो है ना वो इन सवालों पे ऐसे ही सवालों से इफ नो बट करने लगता है। हम चिराग पासवान से पूछने लगते हैं, हम जीतन राम मांझी से पूछने लगते हैं, महिलाओं के मुद्दे पे हम महिलाओं से पूछने लगते हैं, हम क्या कर रहे हैं? कास्ट हम छोड़ेंगे। भूमिहार कुलपति हैं, पता नहीं उनका हमने लीनेज नहीं पता लगाया है कि वो दक्षिणपंथी हैं कि वो वामपंथी भी हो सकते हैं। जो मैंने कहानी सुनाई 2004 वाली, म्यूजिक हमारे आपके कान में जब तक बजता रहेगा कि लालू नीतीश का कार्यकाल ऐसा है, उसके पॉजिटिव पक्ष को ज्यादातर नेगेटिव पक्ष दिखता रहेगा। और इफ नो बट के साथ आप कहीं ना कहीं जाकर के दत्तात्रेय ब्राह्मण के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, यदि सिर्फ दत्तात्रेय ब्राह्मण होने के कारण, मैं कह रहा हूं, उनसे ये नहीं पूछते कि कहां कहां कैसा कैसा इंक्लूजन है, किसको भेज रहे हो राज्यसभा, किसको भेज रहे हो लोकसभा, किसको भेज रहे हो विधानसभा, कहां कहां कैसे सवाल हैं, क्यों ABVP वाले को मुख्यमंत्री बना देते हो रेड्डी समुदाय से, क्यों वहां ये करते। तब तक ये सब सवाल हम नहीं करेंगे, तब तक अपर कास्ट लोकेशन से ही सोच रहे हैं। हम एक दिन इस पर भी बात करने जा रहे हैं आंकड़ों के साथ। उस वीडियो को जरा घुमाइएगा इंडियन सिटीजन साहब या दूसरे तमाम लोग, कि कितने OBC और दलित जिम्मेवार हैं। बार बार यही बात कही जाती है कि OBC और दलित लेकर के आ रहे हैं RSS। वो इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम 2004 का वो भाषण है कि हमने धार्मिक फांसीवादियों को हरा दिया जातिवादी फांसी। तो मेरा सवाल अब अंततः कि देखना यह है कि गवर्नर क्या करते हैं। नीतीश कुमार तक यदि चिट्ठी जाती है तो क्या करते हैं, इंतजार रहेगा। हमारा कॉन्साइंस जागेगा तो शायद बेहतर रिजल्ट भी आएगा, बेहतर दबाव भी बन सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे, बहुत अच्छे आपका भी ये कंट्रीब्यूशन रहा। हेमंत जी ने बढ़िया, बल्कि हेमंत जी के जरिए ही ये प्रोग्राम संभव हो पाया, ये बातचीत हम लोग उठा पाए हैं। कल फिर मिलते हैं 11:10 पर इसी प्रोग्राम साथ, रात 9 बजे जरूर मिलिएगा। नमस्कार।